थोड़ा काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमने लगे ने कोशिश किया है फ्रैक्चर जो है मैंने इसमें बहुत आसान करके और बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट इस 1 घंटे के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ्रैक्चर के बारे में इतना पता चल जाएगा जितना बहुत से डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा। अगर आप तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले वही बात है कि ओवरव्यू क्या फर्क पड़ता है फ्रैक्चर से, क्यों पड़े। हम भी ऑर्थोपेडिक सर्जन WHO ने 2000 से लेकर 2010 तक तो करा दिया था बोन एंड जॉइंट डिकेड। फ्रैक्चर क्यों होता है? इसने वो बात की जो मैं समझा था नहीं की जाएगी। क्यों होता है फ्रैक्चर? आमतौर पर तुम्हें चोट लगी है कभी? कैसे लगी? एक्सीडेंट से 2 ग्रुप में डिवाइड कर बिलो। WHO जो है वो 64+ को तक यंग एज मानता है, 64 तक यंग एज मानता है, 65 से मिडिल एज शुरू करता है, 79 से ओल्ड एज शुरू करता है। ये नई क्लासिफिकेशन है। तो 64 तक जो है वो फ्रैक्चर क्यों होता है? एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद क्यों होता है? क्या कहा तुमने? गिरने की वजह से। पाँव लड़खड़ा गया, गिर गए, बैलेंस खराब हो गया, गिर गए, चक्कर आ गया, गिर गए। ये 2 बड़े कॉज हैं, 2 बड़े कॉज। डिकेड ऑफ एक्शन फॉर वेट, अच्छा ये कहा उसने बोन एंड जॉइंट डिकेड। फिर उसका अगला डिकेड जो था जो लास्ट में खत्म हुआ है, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितनी बड़ी मुसीबत है। 2004 में ट्रैफिक ट्रॉमा वाज इंडिकेटेड बाय WHO as 9 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। यानी कोई आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई आदमी फालिज से मर रहा है, कोई आदमी कैंसर से मर रहा है, कोई आदमी किसी और वजह से मर रहा है। लेकिन 2004 में WHO ने कहा कि 9वां सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। In addition to those fractures sustained from daily crashes and falls, fracture a common issue in natural disasters. मिसाल के तौर पे ज़लज़ला आ गया, और बता मौसम फ्रैक्चर हो गया। Trauma is the leading cause of death for those aged 1 to 34 years. 34 साल तक की उम्र तक जो डेथ का कॉमनेस्ट कॉज है वो है ट्रॉमा। भाई किसी हमारी एज में किसी को हार्ट अटैक तो नहीं होता है, और वो जो सब हैरान होना देखती कैसे होता। इसी तरह किसी को खाली नहीं होता, इसी तरह किसी को कैंसर भी बहुत कम होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट लड़कों को बहुत होते हैं। बाइक पे जा रहे एक्सीडेंट हो गया, हमारे क्या हुआ है एक्सीडेंट, बैटरी के दूसरा जो है बेचारा वो बैटरी से हो गया। इट कॉजेज मोर ईयर्स, अच्छा ये देखो एक बात, मोर ईयर ऑफ लॉस प्रोडक्टिविटी बिफोर 65 देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कि कॉमनेस्ट कॉज होते हैं, कैंसर एंड स्ट्रोक कंबाइंड। ये तीनों मिलके इतने साल प्रोडक्टिव साल जाया नहीं करते इंसान के जितना कि एक्सीडेंट अकेले करता है। क्योंकि ये मुझसे होता है रिटायरमेंट की एज में चीज़ें होती जाती है। रिटायर्ड आदमी जो है उसको क्या मतलब ये कि वो घर में बैठा हुआ है, उसको हो गया तो उसका प्रोडक्टिव ईयर तो नहीं जाए होगा, वो किसी फैक्ट्री में काम तो नहीं कर रहा है। तो
लेकिन ये तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको होता है, बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो तो भाई काम ही पे जा रहा था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज द बैकग्राउंड व्हाई इट इज सच ए मेजर प्रॉब्लम। देखिए कि दिल्ली क्या होता है, डिसिबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो वो फिर कहते हैं 12% ऑफ ऑल लॉसेस जो है वो 12% ऑफ ऑल लॉसेस जो है वो डिसेबिलिटी के जो होते हैं वो क्यों होते हैं? इस वजह से यूएसए में 2% ऑफ पॉपुलेशन, 34 करोड़ लोगों में से 2%, यानी समझ लो 75 लाख फ्रैक्चर हर साल, 68 लाख हर साल। एक बात और आपको मैं बता दूं, जिंदगी में ये बात याद रखना कि किस वक्त आपको क्या करना चाहिए वो काम करना, और किस वक्त कहाँ होना चाहिए वहाँ होना। ये भी आपकी बुनियादी मजहबी इंसानी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी है। इस वक्त आपको वहाँ होना चाहिए तो आप वहाँ होंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है इस वक्त कॉमन रूम में होगी, और जाके ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रही, उसका टाइम कॉमन रूम होने का उसको कहाँ चलेगा? अगर मैं तो यूँ के लिए बात तो बताते हैं जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी ऐसा हो गया, लेकिन यूजली आपके ऊपर कंट्रोल करो कि यार जहाँ मुझे होना चाहिए जवाब क्लास मिडिल क्लास। फ्रैक्चर है क्या? ये जो बोन है, आज समझे ना, देखो ये बोन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, रेडियस और अल्लाह, ठीक है ना? बीच में कोई रास्ते में रुकावट है, कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं है ना? ह्यूमरस यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बीच में रुकावट नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्या है? नहीं है ना? अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो क्या वजह होगी? टूट गई। तो इट इज द डिसकंटिन्यूटी इन द बोन। यदि सिर्फ बोन भी नहीं होती, बोन के अंदर जो मैरो पड़ा हुआ है उसमें भी हो गई, बोन के बाहर जो पेरियोस्टियम है उसमें भी हो गई, और पेरियोस्टियम के बाहर जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल है, जो आर्टरीज है, जो नर्व है, जो वेन है, उनमें भी हो गई। बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ बोन में ही गड़बड़ हो, आसपास के टिश्यू में भी होगी। मैंने फ्रैक्चर रेडियोग्राफिकली एंड क्लिनिकली most type of fracture exist such as simple fracture। अब ये क्लासिफिकेशन में आ गया। क्लासिफिकेशन में क्या, एक हो गया सिंपल फ्रैक्चर, एक मल्टी फ्रैगमेंटरी फ्रैक्चर, वेज फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स मल्टी, चार टाइप के होते हैं। उसके अलावा दूसरे पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बेसिक फ्रैक्चर, 7 नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर होता है जबकि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाए, यूं करके बोन में ब्रेक हो जाए, ओब्लीक हो जाए, यूं हो जाए, या फिर तीसरा टाइप क्या, स्पाइरल हो जाए, यानी ये कि इस टाइप से हो जाए। तो लाइन ऑफ फ्रैक्चर की बुनियाद पर सिंपल फ्रैक्चर को 3 में डिवाइड किया। अभी इसको हम देखते हैं मजीद, अगर ये बात समझ में आ गई जैन नशीद करो। दूसरा क्या, मल्टी फ्रैगमेंटरी फ्रैक्चर, जिसमें अब जैसे ये फ्रैक्चर हुआ, एक नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हिस्से हो जाए, 2 से ज़्यादा हिस्से हो जाए तो उसको कहते हैं मल्टी फ्रैगमेंटरी फ्रैक्चर। 2 टाइप होते हैं, आगे बताऊंगा। फिर होता है वेज फ्रैक्चर,
कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टर इनके तफसील में जाते नहीं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और कोई वजह है? जोर बोलना। कैल्शियम का लो लेवल वो और ऑस्टियोपोरोटिक में जाएगा। हाँ वो भी रेयर में। कॉमन कॉज में ऑस्टियोपोरोसिस के बाद सबसे कॉमन कॉज है कैंसर, कार्सिनोमा, मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंट फ्रैक्चर्स आर द सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये दोनों कवर करो, ज़्यादातर कवर हो जाएंगे। वैसे तो जैसे आपने बताया कि रिकेट और ये वो सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? अब एक आदमी जो है वो जोर से बॉलिंग कराया जा रहा है, उसकी बैक के अंदर जो है वो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड। क्रिकेटर को होता है जैसे बैक फ्रैक्चर होता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा चलते हैं तो फुट फ्रैक्चर हो जाता है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? ग्रीन फुट होता है ना, स्टिक होती है, कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जब एक बोन है, ये एक बोन है, ठीक है। अब फ्रैक्चर होगा तो अक्रॉस होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर इधर तो फ्रैक्चर है और इधर बोन डूबी हुई है, यानी एक तरफ फ्रैक्चर है, दूसरी तरफ जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में होता है, और जब ये हो खासतौर पे फोर्सफुल ट्विस्टिंग की वजह से, तो उस बच्चे को अगर इंग्लैंड में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है बच्चे को, तो बच्चे को रख के माँ बाप को बुला लिया जाता है कि क्या कर रहे हो बच्चे के साथ। होते हैं ना मेंटली इल पीपल होते हैं, बच्चों को समझा कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, इनको पता ही कि वो उसी की है। तो वो जो है उसको चाइल्ड एब्यूज को एक्सक्लूड करना जरूरी है इसके अंदर। तशद्दुद जो है ना, दैट इज सच ए रॉन्ग थिंग। बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को ये कर रहे हैं, नालायक को मारो, उसको खिलाओ, सोने के दिमाला देखो शेर की नजर से। बकवास है। शेर की नजर से क्यों देखो यार? देखो भी बास की नजर से। सिर्फ वहां पर सिलेक्टिव शक्ति होती है जहां पर सारे प्यार के अरबे फेल हो जाए। उसके अलावा बच्चों में सफाई नहीं करनी चाहिए, जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाता है। याद रखना, जब आपकी औलाद अपनी हो तो अपने गुस्से पे काबू पा लेना, अपनी फ्रस्ट्रेशन पे। ये नहीं कि कहीं और की फ्रस्ट्रेशन लाके बच्चों पे निकालना है। ये बहुत कॉमन है। कहते हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो भाई बेहतरी के लिए नहीं कर रहे, वहाँ पे तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, वो आके निकालना उसके ऊपर। ऐसा नहीं करना, बड़े गुनाह की बात। हमारे माशरे में यही है। नहीं सही है। कैसे सही? बिल्कुल सही नहीं। बच्चों के अपने हुकूक होते हैं। जब किसी बड़ी बुराई को रोकने के लिए आप मजबूर हो जाए, 10 दफ़ा सोचें कि क्या आपको सख्ती करनी ज़रूरी है, और फिर ठंडे दिल के होकर आप सख्ती करें। आपने वो आपने पढ़ा होगा, एक जंग में अजमेर ने गिरा दिया किसी को, तो उसने मुंह में थूक दिया, तो आप छोड़ के हट गया उसको, क्योंकि गुस्सा आ गया। लेकिन यहाँ पर गुस्से में सबसे ज़्यादा तशद्दुद करते बच्चों के ऊपर। क्यों भाई? वो दुश्मन को छोड़ के हट गए, आप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। दैट इज वेरी रॉन्ग। रिमेंबर दिस। सिंपल फ्रैक्चर में 2 फ्रैगमेंट होते हैं। आंसर्स मैंने आपको बता दिया। 90 डिग्री के एंगल से चोट लगे। जब मिसाल के तौर पे आप खड़े थे, गाड़ी ला के आपके शेर पे चक्कर मार, दो में डिवाइड हो गई। ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये थोड़ा डिस्प्लेस है, ये अनडिस्प्लेस है। क्या है? डिस्प्लेस और अनडिस्प्लेस। ये मैंने क्यों फर्क किया?
कोई मकसद तो होगा। अभी तक अगर आप नदी मोहम्मद को इतना नहीं पहचाने तो जब वो बात करते हैं तो पीछे कुछ और सिखाना मकसद होता है, फिर आप पहचान नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक डिस्प्लेस और एक अनडिस्प्लेस होता है तो इसके पीछे कोई मकसद तो होगा, थोड़ी देर में सामने आ जाए। ठीक है, वो ओमिक फैक्टर, ये देखो ओमिक फैक्टर, डिस्प्लेस एंड अनडिस्प्लेस। स्पाइरल फ्रैक्चर जिसको फ्रैक्चर कहते हैं, तीन फ्रैक्चर होता है। इसकी तस्वीर में दी जाओ सांप और ये होगा ट्विस्टिंग ए बोन एक्सेसिवली। एवर्जन फ्रैक्चर, एक बोन का पार्ट, जैसे आपको वो यदि पता है न्यूक्लियस वगैरह पढ़ा है, ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल होता है, उसमें मसल अटैच था, वो खिंच जाए, मानूंगा कि वो ट्यूबरकल वो पार्ट ही निकल गया, उससे मसल अटैच करने से जब वो निकल गया तो वो इस तरह से मदद हो गया। एवर्जन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक। अच्छा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मैंने आपको बताया ग्रीन स्टिक। चिल्ड्रन में होता है सॉफ्टनेस ऑफ बोन की वजह से होता है, बोन बेंड होती है, आउटर साइड ऑफ द बेंड ब्रेक्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द बोन रिमेन्स अनब्रोकन। स्ट्रेस और हेयरलाइन फ्रैक्चर जो है वो फ्लीक्स वगैरह में होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर मैंने आपको बताया, और ये भी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। ये डेफिनेशन याद कर लो, मैं मुश्किल चीजें अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेट तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें पता चल जाए कि क्या होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को देखा, कम्युनिकेट क्या फैक्टर होता है, माफ नहीं, मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि कम्युनिकेट फैक्टर तो आना चाहिए। कम्युनिकेट फैक्टर क्या होता है, जब बोन के दो से ज्यादा फ्रैगमेंट हो, यदि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा तो वही, लेकिन एक दरमियानी हिस्सा भी है कि एक से ज्यादा दरमियानी हिस्से हो जो ऐसे लूज पड़े उधर उधर, उसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, मोर देन 2 फ्रैक्चर्स। उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पता नहीं है तो जब कोई आएगा तो करोगे क्या। ये है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें भी और करोगे तो अंदर आने में ये बीच के फ्रैगमेंट ये ऊपर का नीचे का तो क्लियर है, और ये तो बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिकल फैक्टर की हमने बात कर ली, अगर इसके आपको सारी कॉजेज ना पता हो तो कम से कम ऑस्टियोपोरोसिस और मैलिग्नेंसी दो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन कॉजेज, कॉमन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ। ये बहुत जरूरी है, ओपन फ्रैक्चर, इसकी भी वजह बताऊंगा क्यों जरूरी। ओपन क्या, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर के साथ आया कोई बच्चा, ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्चर है, आपने देखा कि यहाँ पे स्किन में भी वुंड है, स्किन में वुंड है, इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पर आया, यहाँ पे फ्रैक्चर है, और यहाँ पे खाल फटी हुई, खाल फटी हुई है तो क्या हुआ, खाल तो हमारी फटती रहती है, सही होती रहती, कोई मसला है। बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? मसला ये है कि जब ऐसा हो तो आप ये समझें कि बोन का टूटा हुआ एंड जो है वो बाहर आ गया है और उसने ये वूंड किया है, या बाहर का वूंड जो है वो अंदर बोन तक गया है और ये कंटिन्यूस फ्रैक्चर है। इट इज कम्युनिकेटिंग विद द फ्रैक्चर, द स्किन वूंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द फ्रैक्चर। इतना परेशान नहीं क्या हो रहा है तो हो रहा है।
को ठीक कर लो, इसको भी ठीक है। परेशानी का मसला क्या है? तो क्या हुआ? सो दिस बाहर से अल्लाह ताला ने आपकी बोन्स को बड़ा प्रोटेक्ट किया हो, इन्फेक्शन से, दुनिया भर के इन्फेक्शन से बचा के रखा हो। वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। अब इन्फेक्शन अंदर जाएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द बोन एंड मे रिजल्ट in the need to amputate the limb and may result in death of the patient. एक छोटा सा फ्रैक्चर जिसको भर जाना चाहिए, वो चूंकि बाहर की दुनिया में खुल गया है, लिहाजा बाहर के बैक्टीरिया अंदर जाके इन्फेक्शन करेंगे। वो इन्फेक्शन जो है वो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। वो मतलब बहुत मुश्किल है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। मुश्किल होने की वजह से फिर आगे जाके कभी बड़ी लंबी महीनों सालों की ट्रीटमेंट नहीं कामयाब हो तो लिव एम्पुटेट करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जो नालायक बैठी थी उसने जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया कि इसकी तो स्किन में नहीं, तो ओपन फ्रैक्चर है भाई। उसने स्किन में 4 टाँके लगाए, फ्रैक्चर का वो लगाया, टैग लगाई या फिर उसको आपको प्रेस कराया और उसको घर भेज दिया। इससे इमरजेंसी, इसको दाखिल करो, इसको आईवी एंटीबायोटिक लगाओ, इसको ओटी में ले जाओ और उसको एनेस्थीसिया देके इसको सबको साफ करो, सारे डेड टिश्यू वगैरह को रिमूव करो, गंदगी को, मैल को, सबको रिमूव करो जाके, ताकि इसकी जान भी बच सके, इसका लिंग भी बच सके। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया? बड़ा इम्पॉर्टेंट समझ में आ गया ना। आइंदा कभी किसी ओपन फ्रैक्चर को लाइटली तो नहीं लोगे ना जिंदगी में। ये कॉमन जगह फ्रैक्चर की क्लैविकल है। क्लैविकल बच्चों में अक्सर होता है, और उसने झटके के लिए यहाँ पे 2 पड़ा हो गया। यहाँ पर एक दफा मेरी वाइफ को बुलाया, पढ़ा रहा था, पुरानी बात है, मेरा बेटा थोड़ा सा आपको डॉक्टर बन के हम लोग किसी गई, लेकिन वो गिरा, उसको ये हो गया। मैंने कहा एक्सरे दिखाओ, एक्सरे निकाला, उन्होंने कहा ये मैंने कहा थोड़ा पेन किलर को निकाल। बड़े नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, धीरे जो होती है वो घर की बुनियादात पर। अच्छा, मैंने कहा मेरा दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, उसको भी इंतकाल हुआ पिछले महीने। मैंने कहा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसको जाके दिखाओ और उससे मेरी बात करो। वो लेके उसके बाद उसने कहा कि रजी ने आपको भेज दिया मेरे पास इस फ्रैक्चर के लिए, क्यों भाई? तो उसने मैंने पूछे यार तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इसका तो कुछ करना कराना नहीं, तो ऐसे ही पड़ जाएगा, स्लैब डाल के बैठ जाओ। मैं क्यों भाभी को इतनी दूर भेजिए मेरे पास, वहाँ से क्यों बैठता था? मैंने कहा यार तुम्हारी बीवी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता कि बीवी को भेजना पड़ता है? हमारी सुनती है, इसलिए मैंने भेज दिया। तो जल्दी से अच्छी तरह से उनको समझा के वापस कर दिया। इसलिए मैंने उसको समझाया, उसके बाद अच्छा ये सब तो आपने बता ही नहीं करा, तो देखते क्या पैरा मिलेगा, चलो बेटे ठीक हो गया मसला। क्लैविकल में फ्रैक्चर अच्छा रिक्वायर नो सच रेडियस चलना, पुलिस फ्रैक्चर होता है यहाँ पर रेडियस की। ये जो है ये पूरे लोगों को होता है, उसको प्रोसेस की वजह से आउटलेट फ्रैक्चर यहाँ पर एंकल हिप नेक ऑफ टीमर हो और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ये तो कूल्हे की हड्डी टूट गई, सुना है कभी? सुना है? बिल्कुल गलत बात। गिरे तो कूल्हे की हड्डी नहीं टूटी, कूल्हे की हड्डी टूटी तो गिरे, पता नहीं चलता ना, जोर डाला, वो ऑस्टियोपोरोसिस से बोन बिल्कुल जान छोड़ गए, अचानक फ्रैक्चर हुआ, घर से गिरे, अभी फ्रैक्चर है, वो गिरने से चोट लगी, गिरे चोट लगी, हड्डी टूट गई। नहीं, आप गिरे इसलिए क्योंकि आपकी हड्डी टूट गई। बेटा, इसीलिए बोन की
की डेंसिटी देखने के अब तरीके निकल आए बहुत सारे, जो बूढ़े लोगों में किए जाते हैं। इसीलिए जो आप खवातीन आपके पास होंगी 55-60 प्लस, इनको कैल्शियम विटामिन दो ताकि उनको पशु पोषण पाउडर में डालिए खानी है तो उसको दो भाई। हीलिंग के दो टाइप है, और एक होती है प्राइमरी और डायरेक्ट हीलिंग, एक होती है सेकेंडरी और इनडायरेक्ट हीलिंग। प्राइमरी और डायरेक्ट हीलिंग इज पॉसिबल व्हेन टेक्निकल रिडक्शन इन कंप्रेशन इज अचीव्ड। अगर दोनों बोन के पार्ट आपस में मिले हुए, बार बार कंप्रेस हो गया या फिर मिले हुए नहीं है और आपने इस तरीके से मिला दी तो प्राइमरी हीलिंग होती है। प्राइमरी हीलिंग जो है वो स्किन वुंड में भी होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं ऑपरेट करता हूँ उसके बाद उसको सी देता हूँ तो स्किन के एंड मिल जाते हैं तो वो प्राइमरी हीलिंग होती है, लेकिन उसी में इन्फेक्शन हो जाता है। जब मैं खुला छोड़ती हूँ स्किन को तो फिर क्या होता है, फिर सेकेंडरी हीलिंग होती है। इसको हम हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन भी कहते हैं। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें कैलस नहीं बनता प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होती है, when anatomical reduction is not achieved or compression is not possible। अलग अलग बोन की पार्ट पड़े थे, सेरिकल में हुआ था हमको तो उसकी सेकेंडरी हीलिंग हुई थी, क्योंकि उसके दोनों पार्ट अलग अलग थे। अगर हो जाती है बच्चों में होती है। बच्चों में हीलिंग में याद रखो, बच्चों में बहुत फास्ट होती है जब ठीक होती है। बच्चों में हमें इतना ज़्यादा रिडक्शन की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हारा भांजा भतीजा को ये पास आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, इसकी परेशानी की बात नहीं, लेकिन दादा को होगा तो परेशानी की बात है। टाइम भी डबल लगता है दोनों। इसी तरह अपर लिम्ब में कम टाइम लगता है, लोअर लिम्ब में ज़्यादा टाइम लगता है, ब्लड सप्लाई कम होती है। ये सेकेंडरी हीलिंग जो है उसमें कई फेजेस होते हैं। एक ग्रेनुलेशन टिश्यू का होता है, कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस फॉर्मेशन समझते हो, हिमेटोमा होता है ना, हिमेटोमा समझते हो, यानी जो ब्लड क्लॉट ब्लीडिंग हुई वहाँ पे ब्लड क्लॉट जमा हो गया, वो ब्लड क्लॉट जो अंदर होता है उसको हिमेटोमा कहते हैं। भाई कभी घर पे तो नहीं आते, ठीक है सुदर्द हो गई है, क्यों हुई सुदर्द? हिमेटोमा बना, ब्लड जमा तो अच्छा ऐसा दो हो गई। फ्रैक्चर में जो हिमेटोमा बनता है वो कैलस फॉर्मेशन करता है, ऑसिफाई होता है। ऑसिफाई क्या कह दिया मैंने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन? कार्टिलेज की जब ऑसिफिकेशन होती तो वो बोन बनती है। मिसाल का रिब देख लो, कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो उसका पार्ट नजर ही नहीं आता। ऑपरेशन करते हैं तो वो रिब जैसा एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, एक्सरे में क्यों नजर नहीं आ रहा? इसलिए क्यों नजर नहीं आ रहा? तो अब जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ ये बहुत जगहों पे काम आएगा। इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम ना होने की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। गॉल ब्लैडर के स्टोन 90% एक्सरे में नजर नहीं आते, 10% आते। किडनी के स्टोन 90% एक्सरे में नजर आते हैं, क्योंकि किडनी के स्टोन में कैल्शियम होती है, गॉल ब्लैडर के स्टोन में कैल्शियम नहीं होती। बोन में कैल्शियम होती है, कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं। और कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन के अंदर जो है एक पार्ट जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑसिफिकेशन का मतलब कैल्शियम जमा होना है, मगर एक बहुत बड़ा फैक्टर कैल्शियम जमा होना फिर हो जाता है। फिर पहले शॉर्ट कैलस बनता है, फिर हार्ड बोनी कैलस बनता है, इस तरह शॉर्ट से पार्ट होते हैं। फ्रैक्चर किस चीज का होगा? हाथ खड़ा करो।
पे तुम लोग जो हो बराबर है, तुम लोग हो कंप्यूटर और मोबाइल एक पैदावार, खेलते किससे हो? मेरे अकेले 5 फ्रैक्चर तो पक्के हुए, और उसके अलावा भी 2 दफा ऐसे थे जो शायद पता नहीं चला वो फ्रैक्चर, कारण 5 तो हुए, एक्सरे हुए, क्योंकि हम लोग शाम में खेलते थे जाके, वो सब स्पोर्ट होता था, वो फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता था। अब लड़कों को देखते हैं शाम में रूम में बैठे, और 2 भी हैं तो भी वो स्पीड पे खेल रहे। स्पोर्ट्स खेला करो बेटा, हमारे एक बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट इसीलिए तो बनाए, अपनी सेहत अच्छी करो, आगे जाके काम आएगी। When you cross 50 years, 60 years, if you have done good, strong sport, physical sport, तो उस वक्त अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आगे इतना कहता हूँ कि मैच कराओ, ये कराओ, वो कराओ। वहाँ जो है मुझे इसलिए बनाया किसी बड़े कॉलेज में लड़कियों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लड़कों में कहीं होता है। मैंने बताया कि मेरी अपनी बेटी है, मुझे पता है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है फ्रैक्चर, क्या फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन होती है? एक तो ये जुड़ेगी नहीं जुड़ा, दूसरी ये कि मैच इसको नॉन यूनियन मैच यूनियन गलत जुड़ गया, मधुआ के साथ कांगी पेज हो गया, हम चल ही नहीं पाते। तीसरा ये कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, जैसे मैंने आपको बताया कि बोन इन्फेक्शन का खास तौर पे ओपन फ्रैक्चर या कॉम फ्रैक्चर जो कहते हैं उसमें, या क्रॉनिक पेन की जगह से दर्द खत्म ही नहीं होता। ये मेजर कॉम्प्लिकेशन, और छोटी है लेकिन ये मेन कॉम्प्लिकेशन ये है। हिस्ट्री लेते हैं या तकलीफ फेज में एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, जैसे एग्जामिनेशन, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, याद लीजिए। एग्जामिनेशन में हम कहते हैं 4 चीजें: इंस्पेक्शन, अपनी आंख से देखो पहले, पाल्पेशन, उसको फील करो, परसेप्शन, उसको परकस करो, और ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप लगा के। ये 4 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा याद रखना: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। याद रहेंगे? लेकिन जब हम बोन और जॉइंट्स का ऑर्थोपेडिक में एग्जामिनेशन करते हैं तो नाम बदल जाता है। लुक वो इंस्पेक्शन, फील वही पाल्पेशन, मेजर परकशन का मेजरमेंट आएगा, एंड मूव, और मूवमेंट हो जाती है ऑस्कल्टेशन। पहले 2 वही है, लुक एंड मूव, लुक एंड फील, लेकिन बाकी दोनों बदल गए। क्या हो गए? मेजर एंड मूव, लिप्स का ट्रांजिट मूवमेंट, ये क्या आ गया? अच्छा, जहां पे फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर हो गया तो ये मैंने 4 बताया आपको। ओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टिल। यहाँ फ्रैक्चर हुआ, यहाँ फ्रैक्चर हुआ, ये अपने डिस्टिल पार्ट के अंदर न्यूरोवैस्कुलर एग्जामिनेशन। दर्द तो नहीं काटती इसने, वैस्कुलर में क्या होगा? आप पल्स नहीं कर रहे, वेनस में आप वेनस पैटर्न देख लें,
और फिर उसके बाद मूव कराएं फिंगर, ताकि आप उसको पता चले कि इसका मोटर पार्ट इंटैक्ट है। उधर करके बताओ जब छू तो आप पूरे अपनी सारी यानी उसमें सेंसरी और मोटर दोनों पार्टनर के इंटैक्ट हैं। तो डिस्टिल 5वां मैंने क्या बताया, डिस्टिल न्यूरोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, समझा बेटा? है ना समझ में अकल में आने वाली बात है, या मैं तो ऐसी कर रहा हूँ पता नहीं याद कर लो अकल में भी आ रही है ना? तो ये चीज जो है बेटा, इसको 4 चीजें मैंने आपको बता दी। 5वां जो है डिस्टिल न्यूरोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है। एक और चीज होती है, अब ये फिर कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं डेवलप हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें रह जाएंगी आगे जाके। मिसाल के तौर पे लेग में 3 कंपार्टमेंट है, एंटीरियर, एंटीरोलैटरल एंड पोस्टीरियर, और डीप फेशिया इनको डिवाइड करता है। ऐसा डिवाइड करता है कि एक का दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, और उनमें वेसल जाने और ब्लड जाने। अब अगर एक के अंदर एडीमा या हेमरेज हो जाए, वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? वो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो नर्व और आर्टरी और वेन को दबा देगा। जब आर्टरी दब जाएगी तो वहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो टिश्यू पेन हो जाएगी। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऑर्थोसिस, नेक्रोसिस वगैरह पढ़ा है। चुनांचे फ्रैक्चर के मैनेजमेंट करने वाले के दिमाग में एक खौफ हर वक्त होना चाहिए कि आर्टरी, नर्व और वेन इंटैक्ट हैं, अभी इंटैक्ट है, या आगे जाके जब वहां पर एडीमा होगा, मजीद ब्लीडिंग होगी, तब तो नहीं दब जाएंगे कहीं। और ये खास तौर पे क्यों अहम है? खास तौर पर इसलिए अहम है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते चालू, लिहाजा वो जब स्वेलिंग होती है तो बाहर नहीं घूम पाती, अंदर ही बढ़ती रहती है। चुनांचे 2 काम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि एक्सिट सिचुएशन में हम फुल प्लास्टर की जगह बैक स्लैब लगाते हैं, यानी 3 तरफ से प्लास्टर है, एक तरफ जो है उससे पट्टी है, ताकि खून फैलने की गुंजाइश रहे। प्लास्टर क्यों लगाते हैं? ताकि मूवमेंट ना हो, और मूवमेंट क्यों ना हो? क्योंकि मूवमेंट से ही पेन होता है। तुम्हारा जब फ्रैक्चर हुआ था उसको प्लास्टर लगाया था तो दर्द खत्म हो गया, वो गोइंग, क्योंकि मूवमेंट खत्म हो गई, ठीक है ना? लिहाजा वही फायदा बैक स्लैब से उठा लेते हैं, बैक स्लैब लगाते हैं। फुल प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बैक स्लैब। एक बात, दूसरी बात ये कि जो हमारा हाउस ऑफिसर होता है, बस तो ये मेरा हाउस ऑफिसर, इसे मैं कहता हूँ हाँ भाई, डिस्टिल न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस क्या है मरीज का? नहीं सर सब सही है। सब सही क्यों कह रहे हैं सर? पल्स भी मौजूद है सर, वो उंगली भी उसकी जो है पिंक हो रही है सर, वो उसका जो वेन भी ज़रा फूली हुई है सर, उसकी जो उंगली की मूवमेंट भी हो रही है, मोटर भी सही है, मैं छूता हूँ तो उसको पता भी चल जाता है कि छू रहा है, सेंसरी भी सही है, तो सही है, कोई नर्व आर्टरी वेन नहीं दब रही, ठीक है ना? अच्छा मेरा ठीक है, लेकिन 1 घंटे बाद फिर जाके चेक करो, फिर हाँ सर ठीक है। अच्छा, मरीज को क्या होता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बड़ा ज़बरदस्त पेन होता है, बड़ा ज़बरदस्त। अगर हो गया आपको शक है कि यार मैं बैठा हूँ कराची में, मैंने कहा यार आप मेरा हाउस ऑफिसर है, मैंने क्या हुआ मरीज का? आपने कहा सर उसकी जो है वो दर्द बहुत हो रहा है उसको, मैं उठी कैसे कि थोड़ा फेल हो रही है। अब मैं क्या कहूँगा आपसे वहाँ से? मैं तो कराची बैठो, क्या करो? काट दो, रेंची लो और उसको यूं करके डिवाइड कर दो, पूरा प्लास्टर डिवाइड कर दो। पहला काम तो ये कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट सिंड्रोम और भी एग्जाम्पल है, मगर मैं भी सिर्फ बोल से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट ओपन फ्रैक्चर एंड अबाउट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। समझ आ गया बेटा? दोनों की एक समझ में आ गई? शाबाश। अब उन लोगों के हाथों से कभी जो है कोई बंदा के हाथ पांव नाजायज नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ओपन फ्रैक्चर को सेफ ट्रीट नहीं किया, पहचाना भी नहीं, क्योंकि आपने कंपार्टमेंट सिंड्रोम को पहचाना भी नहीं और सेफ ट्रीट भी नहीं किया। ठीक है, ये दो तो चीज़ें निकल गई। मैनेजमेंट सबसे पहले तो वही आ गया कि फ्रैक्चर का मैनेजमेंट जो है फ्रैक्चर से नहीं, फ्रैक्चर का जो मैनेजमेंट जो है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया उसके याद। अब थाई को देखो, उसकी थाई का फीवर का फ्रैक्चर हो गया, ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, उसके आर्म को देखो। नहीं, ये गलती मत करना। सबसे पहले ये देखो कि उसकी एयरवे सही है कि नहीं। अबे कोई चुन के बोलता है किसी का हाथ, ठीक है, कोई डंडा लग गया, आइसोलेटेड इंजरी वो अलग बात है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है किसी का, छत गिरी है किसी के ऊपर, तो चोटें तो कई बहुत सारी लगी होंगी ना। अगर उसकी एयरवे नहीं है तो आप उसका हाथ तो सही कर देंगे, वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से मर जाएगा। उसके लिए हम कहते हैं ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। एक जो चीज़ कहते हैं ATLS, एडवांस ट्रॉमा एंड लाइफ सपोर्ट, ATLS। ये आएगा जरूर, कोई डॉक्टर से बच के निकल सकता, आगे क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा। ATLS क्या होता है? एडवांस ट्रॉमा एंड लाइफ सपोर्ट। उसके अंदर बुनियादी तौर पे कहा कि सबसे पहले एयरवे चेक करो। एयरवे चेक करने के बहुत तरीके हैं, आसान तरीका बता दूं, आसान तरीका और बहुत कारगर तरीका। यानी ये एक लेक्चर जो है ना, ये 10 लेक्चरों को बराबर नॉलेज दे रहा है। आसान तरीका ये है कि फर्स्ट करो, मैं कहता हूँ कि तुम्हें चोट लगी है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ क्या हाल है तुम्हारा, क्या कहोगे? इसने कहा कि भाई शुक्र है। मैं आपसे कहता हूँ, आप गए रोड पे खड़े, मैंने आके मारा एक बंदे को, दूर कर गिरा, आप गए भाग के उस पास गए, आपने क्या हाल है भाई? उसने कहा मर रहा हूँ। क्या कहा? मर रहा हूँ। आपके अल्लाह का शुक्र है, इसकी एयरवे तो ठीक है, क्योंकि जवाब को, सेंसिबल जवाब को उसी वक्त देगा जब की एयरवे सही है। यानी बोलने के लिए एयरवे सही होना जरूरी है, और सही जवाब देने के लिए ब्रेन में एयर का जाना जरूरी है। ये दोनों काम हो रहे हैं इसके साथ, ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस तरह वो आया ना कि उसने कहा कि डॉक्टर को पूछ के औरत ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बहुत जोर का करंट लग गया, मैं क्या करूं? उसने कहा पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके घर में बिजली है। हम तो 2 दिन तक बगैर बिजली के पड़े थे, इसीलिए इसमें आप कहें कि साहब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एयरवे तो ठीक है। फिर एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है कि लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम, वो न्यूमोथोरैक्स। और तीसरी चीज़ होती है सर्कुलेशन, इतना ब्लड बह गया है कि वो उसका ब्लड प्रेशर ही गिर गया, शॉक से चले गए। ABC, A एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC। पहले एयरवे क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी इंसान मरता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से। 2 से 4 मिनट के अंदर ब्रेन डेथ हो जाती है सबसे पहले उसको। दूसरे नंबर पे मरता है ब्रीदिंग इनएडिक्वेट होने पे, और तीसरे नंबर पे मरता है सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है ना।
ह्यूमरस फ्रैक्चर से कोई नहीं मरा था। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं कराची से आ रहा था गाड़ी में, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक वो होती ना खुली वाली जो वैन होती है, वो उल्टी पड़ी हुई है, किसी ट्रक ने उसको टक्कर मारी और भागे। तो उसमें पठान लोग थे बेचारे, 10-12 मर्द औरतें बच्चे जो है वो पड़े हुए सड़क पे यूज करके ना। अब मैं करके गया, मैं अकेला, 10-12 बेचारे गंदी पड़े हुए, क्या करूँ। तो चक्कर ये थे कि 4-5 बजे चीज कर मुझे आवाज़ हुई, डॉक्टर साहब मैंने मुझे देखे मैं बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा ये तो तय इसको आखिरी देखो, ये दूसरों को देखो जो चुप बैठे हुए, क्या है उनका। उनमें से कुछ मर गए थे, कुछ जो थे उनकी एयरवे उनकी वो सब थी, उनको मैंने पहले देखा, वो मुझे सुना रहे बातें, डॉक्टर साहब अल्लाह तुमको समझेगा, आप मरना है तुम आप छोड़ के दूसरे को देखो। मैंने कहा आता हूँ बेटा, परेशान थी। फिर ड्राइवर से कहा, मैंने कहा फोन करो दवा को कैसे लाओ, जब तक आई मैंने कैंसर पड़ा था मेरे पास आया, कैंसर लगा के वो करके एयर में डाल के सबको ऊपर करा के सबको लगवाना। लेकिन बहुत मुझे बदवाई मिली उसको, गालियाँ बदवाई मिली। यानी जो सबसे ज़्यादा जो सेफ थे वो सबसे ज़्यादा दर्द में थे, और जो सबसे ज़्यादा खतरे में थे वो बिल्कुल पड़े थे। तो ATLS की वजह से मुझे पता था कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किसको देखना है, किस तरह से अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। जिंदगी, लाइफ इज ऑल अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज। आज का दिन तुमको कैसे गुजारना है, अपने को बहुत चीज़ों आप सब तो नहीं कर सकते। आज 24 घंटे का दिन होना भी, खाना भी, पीना भी, तो आपकी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि आज मुझे ये काम तो कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। इसी तरह मेडिसिन इज ऑल अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटी। समझ रहे बेटा? ये देखो, ये जो है ना नाम तो पढ़ते ही ये गस्टिनो एंड एंडरसन क्लासिफिकेशन जो है ना, ये ओपन फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन है, जिसमें ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3 और 3 के जो 4 हिस्से होते हैं, सिंपल 3A, 3B, 3C। मगर हम इसमें नहीं जाते, इसको हम बाद में जब आप लोग फाइनल ईयर में आएंगे फिर इसको आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने, समझ डेवलप करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फोन जो है ये यहाँ से याद रखा ना, अब ये इधर चलेगी, इसकी नॉर्मल अलाइनमेंट, दोनों टूटे हुए एंड जो है एक दूसरे के साथ मिल जाए, वैसे ही जैसे पहले मिले हो। एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, टू रिगेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इंजर्ड पार्ट, जो उसका फंक्शन है वो उसको वापस मिल जाए। तो चीज़ का पेशेंट का शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ये नहीं कि भाई 5 साल का मंसूबा नहीं बनाया आपने, जितने कम से कम वक्त हो रहा है उतने में करना। प्रिंसिपल्स क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिडक्शन, नंबर 2 इमोबिलाइजेशन, नंबर 3 रिहैबिलिटेशन। ये 3 लफ्ज़ याद रखना, मत भूलना। रिडक्शन, टूटे हुए हिस्सों को साफ करना, ठीक है। इमोबिलाइजेशन, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के या कुछ करके इमोबिलाइज करेंगे। रिहैबिलिटेशन, एक दफ़ा मेरा यहाँ का फ्रैक्चर हुआ, तो जब प्लास्टर खुला 6 हफ्ते के बाद, मालूम ये हाथ तब मोटा और याद इतना बता रहा, तो मेरे दिल करने वाले की भी वो करनी चाहिए। रिडक्शन के 2 तरीके, कई तरीके हैं वैसे तो। एक है डोज रिडक्शन, कि मरीज को एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया देके खींच के उसको खून के एंच को बराबर करें, यूँ पड़े हुए आपने खींचा यूँ करके बराबर। एक होता है ओपन, ऑपरेशन किया और फिर आपने दोस्त के पेट को बराबर किया। एक होता है प्लास्टिक, जिसकी मिसाल के तौर पर फीमर का फ्रैक्चर हो गया,
आपने क्या क्या कैलकेजियस के यू करके उसके एक पिन को इधर से उधर और उसमें वेट रखा, अब वो मुस्तकिल ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगी। इमोबिलाइजेशन जो है, एक तो होता है क्लास ऑफ करते, एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन जिसमें बाहर से दोनों तरफ घूमकों को चला दिएगा, एक होता है इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में खोला उसको, उसके अंदर वायर लगाया, उसके अंदर पिन लगाई, उसके अंदर प्लेट लगाई, उसके अंदर रॉड लगाई, कुछ लगा के उसको इंटरनल इमोबिलाइजेशन करते। तो एक चीज जो होगी ना ORIF क्या होता है? सॉरी यार, मैंने आप लोगों को बहुत सारी ओवरलोड कर दिया, तो मेरा दिल चाहता है कि आप लोग सबसे आगे, तो मैं बहुत चीज़ें छोड़ रहा हूँ, यकीन करो, खुदा गवाह है, मैं इतनी चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि आप, लेकिन कुछ चीज़ें ORIF तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको निकले, उसको पता होगा ORIF क्या होता है। जाके अपने साथी से पूछता जी का चलता है मुल्तान से, ठीक है, दस्तर में दाखिला हुआ, तो पूछा कि ORIF क्या होता है भाई, तुम्हारा तो दस्तर में दाखिला हो गया ना, आपको यहाँ है, नहीं पता होगा किसी को, सीनियर से पूछ लेना, तुम्हारा भाई बहन को है ना कोई डॉक्टर? यस सर, बड़े भाई और किसे हैं? क्या करते हैं? उनसे बोलना कि ORIF का क्या होता है, ORIF क्या होता है, पूछना। बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ नहीं है कि आपसे सोचिए और पढ़ाई दूसरा कुछ नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर जो भी एक चीज़ ORIF का मतलब है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ऑर्थोपेडिक में ये दर्द जो है ये बहुत होता जाता है। ORIF ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। बस के ये याद करूँगा, एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं करते, जब इन्फेक्शन हो ना, ओपन वुंड फ्रैक्चर हो, उसमें इन्फेक्शन हो, उसमें नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर एक दफ़ा मेटल की मौजूदगी में अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो बड़ा जानलेवा होता है। डॉक्टर का भी बड़ा अलग हो जाता है, मरीज से बड़ा अलग, बहुत मुश्किल से सही होता है। ज़्यादा मुझे लगे कि यार इसको तो जो है इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं ORIF नहीं करता। अब तो मैं नॉर्मली करते थे, मैं करता था तो मैं ORIF भागता था, उनको एक दिन में इन्फेक्शन होता था। ठीक है बेटा।